गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने म्यूटेशंस क्या होते हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशंस, उनमें की उनकी अलग अलग हमने टाइप्स के बारे में जिक्र किया था। जैसे कौन कौन सी टाइप्स थी वो? ट्रांजिशन। क्या होता है ट्रांजिशन? अगर प्यूरीन की जगह प्यूरीन कोई दूसरा प्यूरीन आ जाए तो हम उसको ट्रांजिशन कहते हैं। इसी तरीके से पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन आ जाए तो भी ट्रांजिशन है। दूसरा टाइप हमने पॉइंट म्यूटेशन का देखा था, ट्रांसवर्जन। अगर किसी प्यूरीन को पायरिमिडीन रिप्लेस कर दें तो इस टाइप के जो म्यूटेशंस हैं वो ट्रांसवर्जन। और तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी, दैट वाज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप के म्यूटेशन हम मानते हैं, क्योंकि इसमें कोडोन की पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाती है। तो म्यूटेशन होने के बाद में जीन के जितने भी कोडोन हैं वो सारे के सारे कोडोन्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मैसेज होता है अमाइनो एसिड बनाने का वो सारा बदल जाता है। और इस टाइप के प्रोटीन अक्सर नॉन फंक्शनल होते हैं, है ना। तो क्यों हो जाता था ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? अगर हम याद करें तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने बात करी थी कि बेस सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की तरह से होता है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करने के लिए हमें क्या हो जाता है? हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? या तो बेस डिलीशन की या तो बेस एडिशन की। और बेस डिलीशन और एडिशन भी 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 3 के मल्टीपल में हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कोडोन पे फर्क आएगा। लेकिन अगर 1 या 2 डिलीट हो गए या 1 या 2 ऐड हो गए तो उस सिचुएशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे और क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। काफ़ी सारे टाइप्स के म्यूटेशन साइंटिस्ट ने स्टडी करे। तो सबसे पुराने ज़माने से जो क्लासिफिकेशन चला रहा है हम उससे शुरुआत करते हैं, सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, और फिर हम देखेंगे मिस सेंस म्यूटेशन क्या होते हैं, नॉन सेंस, साइलेंट, न्यूट्रल म्यूटेशन, म्यूटेटर, एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस। ये सारे म्यूटेशंस को हम 1 by 1 कंसिडर करेंगे, है ना। सो सबसे पहला पॉइंट, सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ पहले बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि इस टाइप का जो म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन है, यानी ये जो दोनों टाइप लिखी हुई हैं, ये सिर्फ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में हो सकती हैं। यूनिसेल्युलर के केस में ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड में कौन सा तो सोमेटिक सेल होता है और कौन सा तो जर्मिनल सेल होता है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं होता। कहने का मतलब सोमेटिक सेल्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक म्यूटेशन। और अगर जर्मिनल सेल्स में या जर्म लाइन सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? जर्मिनल म्यूटेशन। तो इस टाइप की सोमेटिक और जर्मिनल सेल हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। और ज़्यादातर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। तो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में और काफ़ी कुछ मल्टीसेल्युलर काफ़ी कुछ यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे काफ़ी प्रोटोजोआ हैं, तो उनमें इस टाइप का क्लासिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि सोमेटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में डिफरेंस क्या है। सोमेटिक सेल्स माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर बढ़ाती है, लेकिन जर्म लाइन सेल्स जो होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती हैं और इसलिए उनमें मियोसिस भी होता है। तो मियोसिस होने की वजह से इस टाइप के जो जर्म लाइन सेल्स में हुए हुए म्यूटेशंस हैं वो गैमेट्स में चले जा सकते हैं और गैमेट से होते हुए वो अगली संतति, अगली प्रोजेनी में चले जाएंगे। तो जर्म लाइन म्यूटेशंस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगली संतति या प्रोजेनी में जा सकते हैं, लेकिन सोमेटिक म्यूटेशंस ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोमेटिक म्यूटेशंस माइटोसिस ही कर पाते हैं, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस टाइप की जो सोमेटिक सेल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती
और उनमें होने वाले म्यूटेशंस अगली जनरेशन में प्रोसीड नहीं कर सकते। इसलिए सोमेटिक म्यूटेशंस बेसिकली जिस इंडिविजुअल में हुए हैं उसी इंडिविजुअल तक रह जाते हैं, अगर वो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ही कर सकता है। लेकिन हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ ऐसे भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, तो उस हालात में सोमेटिक म्यूटेशन भी अगली जनरेशन में जा सकता है, लेकिन ऐसे हालात बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए जनरल ट्रेंड में अगर हम देखें, जैसे ह्यूमन बीइंग्स या काफ़ी सारे एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, हायर एनिमल्स जिनको कहते हैं, हायर प्लांट्स अगर हम कहें, तो उनमें सोमेटिक म्यूटेशंस उस इंडिविजुअल तक या उसके डेवलपमेंट तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स हैं, तो उनमें कुछ सोमेटिक म्यूटेशंस ऐसे भी होते हैं जो ठीक है कि वो अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन वो म्यूटेशन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होने लग जाता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। जैसे स्किन की कोई सेल है, वो एक सोमेटिक सेल है। अब उस सोमेटिक सेल में कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे सेल डिवीजन बहुत फास्ट और अनकंट्रोल्ड अगर हो जाए, तो वो स्किन का कैंसर क्रिएट कर देगा। ब्लड कैंसर, ब्लड सेल्स, उनमें अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो सेल डिवीजन को ट्रिगर कर दे या स्टिमुलेट कर दे, तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो ज़्यादातर जितने भी कैंसर्स हैं उनके पीछे वजह क्या रहती है? सोमेटिक म्यूटेशंस की। ठीक है। दूसरा हम जो बात कर रहे थे जर्म लाइन म्यूटेशंस के, जर्म लाइन म्यूटेशंस बेसिकली गैमेट्स के थ्रू होते हैं, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैमेट्स के थ्रू अगली जनरेशन में वो प्रोसीड करते हैं, और ज़्यादातर म्यूटेशंस का मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म में हम कंसिडर करते हैं वो जर्म लाइन म्यूटेशंस को ही हम कंसिडर करते हैं। ओके। अगला टाइप का क्लासिफिकेशन आता है कि म्यूटेशंस का लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप पर क्या इफेक्ट आता है। उस बिहाफ पे 4 टाइप के म्यूटेशंस हैं, जिनमें से 3 टाइप की कैटेगरी आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रही है। पहली टाइप है मिस सेंस म्यूटेशन। यहां सेंस मिस हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल जो कोडोन था वो नो म्यूटेशन के केस में, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में आप देखेंगे तो ओरिजिनल कोडोन है यूसीए, नॉर्मल कोडोन है ये। अगर म्यूटेशन होने की वजह से यूसीए यूयूए में तब्दील हो जाए तो सेरीन की जगह क्या बनने लग जाता है? ल्यूसीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर म्यूटेशन की वजह से एक अमाइनो एसिड के बजाय दूसरा अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होने लगे, तो हम कहेंगे उस म्यूटेशन की वजह से जो सेंस था कोडोन का वो मिस हो गया है, इसलिए हम उस कैटेगरी के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? मिस सेंस म्यूटेशन। इसी तरीके से अगर म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडोन बन जाए, है ना, जैसे यूसीए से यूएए अगर बन जाए, तो स्टॉप कोडोन क्या होते हैं? ये वो कोडोन्स होते हैं जो ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। ट्रांसलेशन माने प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि नॉर्मल कोडोन की फंक्शनिंग अगर हम देखें तो नॉर्मल कोडोन को पहचानने वाले एंटीकोडोन रखने वाले टीआरएनए सेल में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जो स्टॉप कोडोन्स हैं इनको पहचानने वाले टीआरएनए सेल में यूजुअली नहीं होते हैं। कहने का मतलब ऐसे टीआरएनए होते ही नहीं हैं जिनके पास ऐसे एंटीकोडोन हो जो स्टॉप कोडोन के साथ पेयर कर जाए। और क्योंकि कोई टीआरएनए नहीं आएगा तो कोई अमाइनो एसिड राइबोसोम पर नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो प्रोटीन ट्रांसलेशन जो होगा वो रुक जाएगा। तो इस टाइप के कोडोन को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन। तो अब नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी कोडोन से अगर स्टॉप कोडोन बन जाए या नॉनसेंस कोडोन बन जाए तो हम उस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता। डिटेल में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इनके बारे में जिक्र करेंगे। तीसरा कैटेगरी है साइलेंट म्यूटेशन। दोस्तों, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यूसीए कोडोन यूसीजी में तब्दील अगर हो जाता है,
तो हम देखते हैं यूसीए भी सेरीन को स्पेसिफाई करता है और म्यूटेंट यूसीजी भी सेरीन को ही स्पेसिफाई कर रहा है। इसका मतलब डीएनए में तो म्यूटेशन हुआ, लेकिन वो म्यूटेशन एमआरएनए के कोडोन में प्रोसीड नहीं कर पा रहा है और इसलिए अमाइनो एसिड अभी भी वैसा का वैसा ही स्पेसिफाई हो रहा है। इसका मतलब म्यूटेशन होते हुए भी साइलेंट है, वो प्रोटीन में या फिनोटाइप में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। जरा हम इनको और डिटेल में देखते हैं। मिससेंस म्यूटेशन का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई बेस सब्सटीट्यूशन हो जाए, बेस सब्सटीट्यूशन माने जैसा हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था कि बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब है एक नाइट्रोजनस बेस की जगह दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाए। तो उसकी वजह से एमआरएनए के कोडोन में अगर कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जिसकी वजह से नया बनने वाला कोडोन किसी और अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने लग जाए प्रोटीन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिससेंस म्यूटेशन। जरा डायग्राम में हम देखें कि यहां पर एक कोडोन बन रहा है, एमआरएनए ग्रीन कलर में शो किया गया ना, तो इसमें एक कोडोन है AAA जो सेंटर में है, वो लाइसिन को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर इस AAA की जगह GAA हो जाए तो वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है? ग्लूटामेट। तो लाइसिन की जगह क्या आ गया? ग्लूटामेट। तो इस टाइप के म्यूटेशंस को हम क्या बोलेंगे? मिससेंस म्यूटेशन। दूसरी कैटेगरी जो हमने बात करी थी नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि यहां पर ये AAA की जगह पर UAA अगर हो जाए यानी स्टॉप कोडॉन बन जाए, तो देखिए आप पूरा प्रोटीन बन ही नहीं रहा है और जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया प्रोटीन ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो गया, यानी ये टूटा फूटा प्रोटीन बन रहा है, आधा अधूरा प्रोटीन बन रहा है, ट्रंकेटेड प्रोटीन बन रहा है। तो यहां पर 5 अमाइनो एसिड का कोई प्रोटीन अगर बन रहा था तो यहां पर कितने अमाइनो एसिड का बन रहा है? 2 ही अमाइनो एसिड का कोई प्रोटीन बन रहा है, यानी प्रोटीन ट्रांसलेशन बीच में ही रुक गया। ठीक है, तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन। अब ये क्यों रुक जाता है, जरा डिटेल में हम बात करते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में लेफ्ट पैनल में अगर आप देखें तो 2 कोडोन थे, GAA और TTC। ये डीएनए के कोडोन्स हैं। अगर इनसे एमआरएनए बने तो क्या बनेगा? CCU और AAG। तो इनको रिकॉग्नाइज करने वाले एंटी कोडोन वाले टीआरएनए राइबोसोम पर एंटर कर जाएंगे और टीआरएनए का काम क्या होता है? अमाइनो एसिड को लेकर आना, और ये आपस में 1 by 1 अमाइनो एसिड को एक दूसरे पर जोड़ते रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। जब तक होता रहता है तब तक स्टॉप कोडॉन यहां पर एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जो राइबोसोम, जैसे ही राइबोसोम में ऐसा स्टॉप कोडॉन आता है उसको पहचानने वाला टीआरएनए वहां पर नहीं आएगा, इसलिए फर्दर अमाइनो एसिड नहीं आएगा, और अगर फर्दर अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन ट्रांसलेशन रुक जाएगा। अब जरा देखते हैं दूसरे केस में, जिसमें म्यूटेशनल इवेंट अगर हो रहा है और म्यूटेशन नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, तो आप देखेंगे कि AAG कोडोन की जगह अब क्या हो गया? UAG। ये एक स्टॉप कोडोन बन गया। ऑल्टर्ड कोडोन, नो वे नॉनसेंस कोडोन, दैट इज व्हाट? स्टॉप कोडोन। जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है, कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने, और अगर टीआरएनए नहीं आ रहा तो अमाइनो एसिड आ नहीं सकता। इसलिए यहां पर एक दूसरा फैक्टर आ जाता है, रिलीजिंग फैक्टर, और वो रिलीजिंग फैक्टर इस प्रोटीन की श्रृंखला को और आगे बनने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, और जितना प्रोटीन पहले बन चुका है उतना ही बनेगा और प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा। और इसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा वो कैसा बनेगा? इनकम्प्लीट। तो ये भी एक डेंजरस टाइप के म्यूटेशंस है जो हमने इसको डिटेल में देखा। अब तीसरी कैटेगरी जो थी साइलेंट म्यूटेशन की, और एक कैटेगरी जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, न्यूट्रल म्यूटेशंस। साइलेंट म्यूटेशंस में हमने देखा कि कोडोन तो बदल रहा है ना, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? अमाइनो एसिड तक। तो इस टाइप के जो म्यूटेशंस हैं उन म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप याद करें तो जेनेटिक कोड की टेबल में हमने अक्सर देखा था कि ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे सेरीन, जैसे लाइसीन, इनके एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं। तकरीबन इनके 6 कोडोन्स होते हैं जो कि हाईएस्ट कोडोन्स हैं।
तो लाइसीन को स्पेसिफाई करने के लिए AAAB कोडोन है और AAG भी है। म्यूटेशन से AAA से AAG बन गया, लेकिन बना क्या रहा है, अभी भी लाइसीन बना रहा है। इसलिए इस टाइप के म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। और इनका कारण क्या होता है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, जो हम जेनेटिक कोड की हेडिंग में जब हम डिटेल में बात करेंगे तब हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको याद आ रहा होगा 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा था वॉबलिंग, है ना, वॉबल हाइपोथेसिस जो क्रिक ने दी थी। उन्होंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो थर्ड कोडोन होगा, कोडोन का थर्ड नाइट्रोजिनस बेस होगा, सॉरी, उसमें उसको कभी कभी एंटी कोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस नॉन वॉटसन क्रिक मैनर में पेयर कर जाता है। यानी ए के साथ में यूजुअली क्या बाइंड कर रहा होता है, यू, और सी के अगेंस्ट में क्या बेस पेयर करता है, जी। लेकिन नॉन वॉटसन क्रिक में कुछ और ही बेस पेयर्स ऐसे होंगे जो ऑल्टरनेटिव प्यूरिन और पायरिमिडीन से बाइंड कर जाते हैं, और इस वजह से कोडोन अलग होगा लेकिन उसको वही एंटी कोडोन वाला, सेम एंटी कोडोन वाला जो टीआरएनए है वो पेयर कर जाता है। इस वजह से वो सेम अमाइनो एसिड ही वहां पर ला पाता है। एक और कैटेगरी है न्यूट्रल म्यूटेशंस। न्यूट्रल म्यूटेशंस के केस में क्या होता है कि कोडोन बदल गए, अमाइनो एसिड भी बदल गए, लेकिन जो बदले हुए अमाइनो एसिड हैं उनकी जो फितरत है, यानी उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। कैसे नहीं आ सकता, जैसे हम बात करें कि जैसे इस केस में लाइसीन की जगह आर्जिनिन अगर आ रहा है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, तो आर्जिनिन और लाइसीन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। तो इसकी वजह से जो नेचर है प्रोटीन का वो नेचर सेम रहेगा और उसका काम भी सेम ही रहेगा। इस वजह से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। ओके, और आखिरी कैटेगरी है म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस। ये वो म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से दूसरे होने वाले म्यूटेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, जो प्रायिकता है, वो बढ़ जाए या तो घट जाए। अगर बढ़ गई तो हम उसको म्यूटेटर म्यूटेशन बोलते हैं, यानी हमें लगता है कि उस म्यूटेशन की वजह से और ज्यादा म्यूटेशंस इनवाइट हो रहे हैं। ओके, और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस हैं जो अगर हो जाएं तो बाकी के होने वाले म्यूटेशंस को रोक दें। तो हमने पिछले लेक्चर में जो बात करी थी कि ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस है उनके होने की वजह क्या होती है, उनके होने की वजह होती है कि रेप्लिकेशन जब डीएनए का हो रहा हो और उस वक्त अगर गलती हो जाए तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड नाइट्रोजिनस बेसिस को या न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देते हैं और उनकी जगह क्या लाते हैं, करेक्ट लाते हैं। जैसे डीएनए की टेम्पलेट में सी है तो उसके सामने आना क्या चाहिए, नया इनकॉर्पोरेट कौन सा नाइट्रोजिनस बेस होना चाहिए, स्पेशली रेप्लिकेशन के टाइम पे जी। लेकिन मान लीजिए सी के सामने जी ना आके और एडेनिन आ गया, तो उसको हटाकर वापस जी लाने का काम जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। मानिए कि जिस डीएनए पॉलीमरेज की जिस डोमेन में या जिस हिस्से में ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, अगर उसी हिस्से में म्यूटेशन हो जाए तो अपना प्रूफ रीडिंग ढंग से कर नहीं पाएगा, और ढंग से अगर प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलतियां करेक्ट नहीं कर पाएगा, और गलतियां करेक्ट नहीं कर पाएगा तो रेप्लिकेशन एररफुल हो जाएगी, फॉल्टी रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगी, जिसके चलते काफी सारे म्यूटेशंस होंगे। तो ऐसे म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेटर म्यूटेशंस, क्योंकि ये ओवरऑल म्यूटेशन रेट को बढ़ा देते हैं। और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, मतलब वो म्यूटेशंस जो प्रूफ रीडिंग प्रोसेस को बढ़ा दे या उसको और ज्यादा एक्यूरेट कर दे, जिसकी वजह से ओवरऑल म्यूटेशन रेट कम हो जाए। तो दोस्तों हमने ये सारी बातें करी। कुछ और कैटेगरीज हैं जो हम अगले लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।